हम लोग अभी झारखंड भ्रमण पे निकले हुए हैं। अब पलामू से शुरुआत किए थे। पलामू के बाद हम लोग गए लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, रांची। लगभग 5 जिला को कवर कर चुके हैं। आज छठा जिला है भोपाल। और ये ऐतिहासिक भी है और औद्योगिक, आधुनिक भी है और पौराणिक। कैसे? चले जाएंगे। तो जो बोकारो जिला है, एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम था माराखाड़ी। और एक माराखाड़ी गांव से निकलकर आज दुनिया में एक अपना स्थान बना चुका है बोकारो स्टील प्लांट, जो कि सिर्फ भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। स्टील प्लांट, जिसकी स्थापना 1960 में सोवियत संघ की सहायता से हुई थी, नेहरू जी के प्रयत्न से। तो चलिए चलते हैं बोकारो, और बोकारो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको जानें। तो वो बोकारो जो है, इसका नामकरण की बात आ जाए, जब क्योंकि मराठारी गांव था, पहले छोटा सा गांव था, प्राकृतिक गोद बसा हुआ गांव था, लेकिन बाद में ये बोकारो कैसे बना। तो बोकारो के नामकरण के बारे में लोग ये अनुमान लगाते हैं कि एक बोकारो नदी बहती है, जो निकलती कहाँ से है? बोकारो नदी दामोदर घाट। दामोदर घाटी से हजारीबाग तक लगभग 80 या 88 किलोमीटर लंबी एक नदी है। 88 किलोमीटर एक लंबी नदी है। उसी के नाम से इसका नामकरण हुआ बोकारो, जो बोकारो के शहर के बीचों बीच से बहती है। लेकिन बोकारो की स्थापना होती है अप्रैल 1991, 1 अप्रैल 1991 में। इससे पहले ये जो बोकारो था, ये धनबाद और गिरिडीह का हिस्सा हुआ। तो गिरिडीह के कुछ हिस्सों को मिलाकर, धनबाद के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक जिला बनता है, और जिले का नाम रखा जाता है बोकारो, क्योंकि यहाँ पे बोकारो नदी बहती। उसका कारण यह है कि जब बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई और वहां पे लोगों का आवागमन बढ़ा, औद्योगिक क्रांति आ गई, तो वहां उसके लिए प्रशासनिक नियंत्रण की जरूरत थी, और उसके लिए जिले का निर्माण करना आवश्यक महसूस। तो जब जिले का निर्माण हुआ, तो इसमें 4 अनुमंडल लिया गया आपका धनबाद से, जिसमें 4 चंदन क्यारी जैसे ब्लॉक्स थे। और बेरमो अनुमंडल लिया गया गिरिडीह से, जिसमें बेरमो, गोमिया, पेटरवार, कसमार, चंद्रपुरा, नावाडीह और जरीडीह, ये ब्लॉक थे। यानी कि कुल 9 ब्लॉक्स को मिलाकर एक जिला बनाया गया, और वो बनाया गया है बोकारो। और इसमें 2 सब क्या बोलते हैं, सब या मंडल है, 2 अनुमंडल है। एक अनुमंडल का नाम है चाव, दूसरा अनुमंडल का नाम है बेल। अगर इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 210 मीटर है, और उसको फीट में कन्वर्ट किया जाए तो 690 फीट होता है। और बोकारो सिटी का जो मुख्य स्टेशन है, वो इसका मुख्य स्टेशन है। हालांकि चंदपुरा और अन्य स्टेशन भी रास्ते में पड़ते हैं, जो छोटे छोटे सब स्टेशन। अगर इतिहास की बात की जाए, तो स्थानीय जनजातीय भाषाओं में बोकारो का अर्थ होता है बहती हुई नदी या जल प्रवाह। तो बोकारो का अर्थ होता है बहती हुई नदी या जल प्रवाह। और मैंने अभी तुमसे पहले ही बताया कि बोकारो नदी के चलते ही इसका नाम बोकारो जिला पड़ा, क्योंकि बोकारो नदी के तट पर स्थित। अलग तट की बात की जाए तो ये गार्गी तट पर स्थित है। बोकारो नदी के बीचों बीच जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोकारो पहले धनबाद का जिले का हिस्सा हुआ करता था, कुछ हिस्सा इसका गिरिडीह में पड़ता था। और औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 1991 को ये जिला बनता है। और स्थापना का जो मुख्य कारण था, वो पहला कारण था औद्योगिक विकास। जब औद्योगिक विकास होता है तो जिले के विस्तार की आवश्यकता हो जाती है। उसके बाद है प्रशासनिक नियंत्रण। जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो कंट्रोल के लिए, प्रशासनिक कंट्रोल के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण भी जरूरत हो जाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलित विकास करना जरूरी था। बोकारो स्टील प्लांट के कारण बढ़ती आबादी की एक कारण, और शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्राम का बेहतर प्रबंधन भी देखा। जब आबादी बढ़ेगा तो इसके लिए एजुकेशन, हेल्थ का और रोजगार का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रबंधन करना पड़ेगा। अगर इतिहास की बात करें तो बोकारो क्षेत्र जो है, प्राचीन काल में मगध साम्राज्य, आपको पता है कि ये झारखंड बिहार का जो एरिया है, मगध साम्राज्य को टच करता रहा है। तो मगध साम्राज्य का प्रभाव था, और यहाँ घने जंगल थे, जनजातीय बस्तियां थी। और बेसिकली यहाँ पे मुंडा, संथाल, उरांव और अन्य जनजाति रहते थे। अगर जनजातियों की बात की जाए तो यहाँ पे संथाली भी थे, मुंडा भी थे, उरांव भी थे, करमाली थे,
भूमिज थे, वेदिया थे, महदी थे, ये सब यहाँ पे जनजाति निवास करते थे और अभी भी उनका प्रभाव दिखता है। वो जनजाति वहां अभी भी आपको मिलेंगे। लेकिन मौर्य काल में जब अशोक के समय में क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना और उस समय यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा। गुप्त काल की बात की जाए तो गुप्त काल में चले जाइएगा तो क्षेत्र व्यापार और कृषि का केंद्र बना। छोटे छोटे स्थानीय शासकों का प्रभाव दिखता है, नागवंशी शासकों का भी प्रभाव आपको दिखता है। नागवंशी शासक हो या, क्योंकि बंगाल का बॉर्डर है वहां पर, पुरुलिया जो है ना, बंगाल और बोकारो, ये झारखंड और बंगाल का बॉर्डर मान सकते हैं हम उसको। तो वहां पे बंगाली शासकों का भी प्रभाव आपको मिलेगा, बंगाल में मुस्लिम शासकों का भी प्रभाव मिलेगा। जंगल और पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते यहाँ पे बाहरी शासन का बहुत सीमित प्रभाव है। लेकिन आपको शायद पता नहीं हो या बहुत कम ही इतिहास में जानकारी मिलता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो तो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो अंग्रेजों ने इस एरिया का जो चार्ल्स है, ये चार्ल्स जो नगर निगम बना हुआ है, यहाँ पे जो युद्ध बंदी है उनके लिए एक शिविर बनाया था, प्रिजनर ऑफ वार कैंप। सॉरी, प्रिजनर ऑफ वार कैंप का वहां पर स्थापना किया था, जिससे कि युद्ध बंदियों को वहां लाके रखा जा सके। अगर बात की जाए यहाँ पे खनिज की, तो खनिज बहुत ही है, मतलब इतना खनिज है कि भारत को अकेले बहुत दिनों तक ऊर्जा उपलब्ध करा सकता है। क्योंकि माना जाता है कि जब अगर इतिहास में जाइएगा तो ये प्राकृतिक रूप से नदियों और झरनों वाला इलाका, तो उसका असर ये है कि लगभग ऐसा माना जाता है कि 45 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, बी 45 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक नीचे तक कोल बेड मिशन मौजूद है। यानी कोयला का भंडार है वो लगभग 45 बिलियन क्यूबिक मीटर नीचे तक है, गहरी है। सोच सकते हैं कि ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत बोकारो में। थोड़ा सा अगर हम लोग और पहले चलते हैं तो वहां पे आपको एक गुफा है, मृग खोह गुफा। और ये रामायण काल का माना जाता है। माना ऐसा जाता है कि मान्यता ये है भगवान राम जब वहां तीर मारते थे तो वहां से दूध की धारा बहती, तो ये भी आपको बोकारो में मिलेगा। आपको अभी भी अगर ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्रोत की बात की जाए तो एक वहां पे स्तनपुर पहाड़ी है, वहां पे ब्रिटिश काल का 200 वर्ष पुराना एक सेमाफोर टावर है, जिसको सिग्नल टावर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने इधर के बाद उधर ट्रांसमिशन करने के लिए, सिग्नल के लिए वो टावर बनाई थी। वो आज भी सुरक्षित है और पर्यावरण पर्यटकों के लिए वो आकर्षित करने वाली जगह है। तो बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें हैं। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आप जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक स्वतंत्रता सेनानी बोकारो के भी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। और इतने खट्टे किए थे कि उतना खट्टा तो इमली खाने के बाद भी नहीं हुआ। नाम उनका क्या था शायद आपको नहीं पता होगा। तो 1863 में उन्होंने ये संघर्ष किया था। करमाली गांव के रहने वाले थे और नाम भी उनका था कोंका कमर करमाली। क्या नाम था? कोंका कमर करमाली। तो अगर बोकारो के स्वतंत्रता सेनानी की बात की जाए तो कोंका कमर करमाली का नाम प्रमुख है। हालांकि इतिहास में बहुत सारी किताबों में उनका जिक्र ही नहीं है, तो ये दुर्भाग्य थी। वहां पे बिरसा मुंडा का जो 1899 में गुलाम हुआ था, दिसंबर से जनवरी महीने तक चला था। दिसंबर 89 में शुरू हुआ था, जनवरी 90 तक चला। 3 फरवरी को तो बिरसा मुंडा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये गुलाम का असर भी बोकारो में काफी जबरदस्त दिखा था। अगर बात किया जाए इसके चौहदी की, तो चौहदी की जब बात की जाती है तो उत्तर में गिरिडीह है, तो गिरिडीह का भी काफी ब्लॉक इसमें मिला हुआ है, मंडल मिला हुआ है। दक्षिण में पुरुलिया पड़ता है जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। पूर्व में धनबाद और पुरुलिया दोनों पड़ते हैं। और पश्चिम में चले जाइए तो रामगढ़ और हजारीबाग पड़ेगा। ठीक है। प्रमुख नदी की बात की जाए तो यहाँ पे 10 नदियां हैं। मुख्यतः 3 नदी कहा जाता है, दामोदर, कोनार और कामरूप। लेकिन तो मुख्यतः 10 नदी है यहाँ पे। दामोदर एक हो गया। दामोदर को नद कहा जाता है क्योंकि उसमें से बहुत सारी नदियां मिलती हैं और सीधे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो दामोदर को नदी के जाते नद भी कहा जाता है। वैसे वो झारखंड का स्रोत भी है। तो दामोदर हो गया, कोनार हो गया, बोकारो हो गया, जमुनिया नदी हो गई, खांजो नदी हो गई, गोदो, गरगा, गवई, इजरी और तसरकुआ, ये 10 नदियां बोकारो जिले में पाई जाती हैं। जनजाति की बात की जाए तो मैंने कुछ देर पहले ही बताया, मुंडा, उरांव, परमाली, भूमिज, रेबिया और महली जनजाति के लोग वहां पाए जाते हैं। खनिज की बात की जाए तो कोयला, डोलोमाइट, लौह अयस्क और चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में है। भाषा हिंदी, खोटा, नागपुरी, उर्दू और बंगाली, भोजपुरी, ये सब वहां पे भाषा का प्रयोग होता है। नृत्य
वही देखिए, नृत्य हो जाए, पूजा पाठ हो जाए, ये झारखंड का जो कल्चर है लगभग एक ही जगह है। जैसे अगर त्योहार की बात की जाएगी तो कर्मा, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, रामनवमी, मुहर्रम, ये सभी जगह है कॉमन। छठ ये सब जगह चलेगा क्योंकि बिहार के आसपास में छठ भी यहाँ पे काफी पॉपुलर है। नृत्य हो गया। आंदोलन की बात की जाए तो संस्थान विद्रोह का यहाँ फैसला होता है सबसे पहले 1870। फिर संथाल से पहले थे 1861 में, सॉरी संथाल के बाद ये दूसरा विद्रोह हुआ था खोखा कमाल हमारी का। उसके बाद बिरसा आंदोलन गुजरान 1899, शिक्षा 1899 में हुआ था दिसंबर महीने में। माफ कीजिएगा, नाम 99 बोले, 89 में। नहीं नहीं, 99 करेक्ट, 1899 में हुआ था। और इसमें अगवा दिसुम अगवा राज का नारा बिरसा मुंडा ने दिया था। दिसंबर में शुरू हुआ था, 1900 में ये खत्म हो गया था। 1899 ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है। असहयोग आंदोलन पता ही है, महात्मा गांधी और 1920 में चला शुरू हुआ था भारत स्वाधीन। सबका असर यहाँ पे मिला, यानी कि यहाँ के लोग कम्प्लीटली जागरूक भी रहे। अगर बैंकों की बात की जाए तो यहाँ पे 10 सरकारी बैंक है। स्कूल कॉलेजों की बात की जाए तो, अगर कॉलेज की बात की जाए तो 10 कॉलेज हैं। कुछ एफिलेटेड कॉलेज है, कुछ नॉन एफिलेटेड कॉलेज है। तो कॉलेजों की संख्या 10 है। बोकारो में यूनिवर्स कॉलेज भी है। अब एफिलेटेड मतलब देखिए, कॉलेज वो टाइप का होता है, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। हालांकि यूनिवर्सिटी भी एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन सरकारी संस्था सरकारी होती है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी होती है। तो दो प्रकार की यूनिवर्सिटी होते हैं। तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी होती है उसके अंगीभूत कॉलेज होते हैं, और कुछ कॉलेज एफिलिएटेड होते हैं जिनको 3 साल 2 साल के लिए मान्यता दी जाए। तो ऐसे कुल कॉलेजों की संख्या वहाँ पे 10 मानी जाती है। 29 सरकारी विद्यालय हैं, और 2 सरकारी अस्पताल है, एक सदर और एक सिटी। अगर बात की जाए नगर निगम की तो एक नगर निगम है, 50 नगर निगम, और एक तो नगर परिषद। बात किया जाए गांव की तो वहाँ पे गांव की संख्या 758 है, और क्षेत्रफल 2883 वर्ग किलोमीटर में बोकारो फैला है। कुछ अगर 2011 के अनुसार आबादी की बात की जाए, जिससे आबादी लगभग 20,62,330, जिसमें पुरुष 10,72,802 और महिला 9,89,523। यहाँ पे औद्योगिक स्थल है, साफ सुथरा जगह है। आप जाइएगा तो बहुत ही शांत माहौल मिलेगा, इसलिए इसको शांत सिटी भी कहा जाता है। इसको शांति और एजुकेशनल डेवलपमेंट के कारण इसको मिनी कोटा के नाम से बोकारो को जाना है। तो ये तो है, लेकिन वहाँ पे घूमने योग्य भी काफी जगह है। जैसे जापानी शैली में बना हुआ सिटी पार्क, जहाँ पे कृत्रिम झील बनाए गए हैं और 3 छोटे छोटे द्वीप बनाए गए हैं, और चारों तरफ से हरियाली है। तो ये इंडियन शैली का नहीं है, ये जापानी शैली में बनाया गया, और वहाँ पे काफी मनोरम दृश्य होता है। आप समझो ना कि आर्टिफिशियल तरीके से झरना बना दिया गया, झील बना दिया गया है, और आर्टिफिशियली टापू द्वीप बना दिया गया है, और पूरी हरियाली ग्रीनरी है। तो प्राकृतिक तो सुंदर होता ही है, लेकिन आर्टिफिशियल होता है तो उसमें कुछ अपना साइंटिफिक तकनीक भी लगा कर और सुंदर बनाया जा सकता है। तो हम समझते हैं कि सिटी पार्क कितना खूबसूरत होगा। अगर बात की जाए जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की, तो शहर का प्रमुख चिड़ियाघर है। यहाँ बाघ से लेके बहुत तरह के आपको जानवर मिलेंगे। गरगा डैम जो शहर से 12 किलोमीटर दूर है, गंगा नदी के तट पे ही बोकारो बसा हुआ है। वहाँ पे बड़ा डैम है, और काफी सुंदरता है डैम के आसपास। तो आपको पता है कि लोग घूमने जाते हैं। चार मंडल डैम की बात कर लेते हैं, यहाँ लोकल में भी अब बहुत सारे डैम है तो लोग जाते हैं। गंगा डैम हो गया, और बोकारो इस्पात संयंत्र, तो एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक इस्पात संयंत्र है ये। और ये सिर्फ इस्पात संयंत्र नहीं है, बहुत लोगों का नेचर होता है कि औद्योगिक पर्यटन घूमने का, बिजनेस पर्पज से या उद्योग के पर्पज से पर्यटन घूमने का। तो इसके लिए घूमने की जगह है, यहाँ आप घूम सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या चीजें। वहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान राम का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, अयप्पा मंदिर, गायत्री मंदिर, ये सब महत्वपूर्ण है हाईवे के संग रूप में। और तेलू घाट डैम का तो जो दृश्य है वो आप समझ सकते हैं कितना मनोरम। डीवीसी का भी कनेक्शन इससे मिलता है। तेलू घाट डैम यहाँ है, जाहिर सी बात है कि दामोदर घाटी परियोजना भी इस बोकारो से ही कनेक्टेड रही होगी। समुद्र तल से औसत ऊंचाई मैंने आपको बता दिया है कि बोकारो की 210 मीटर और 690 फुट है। लेकिन आपसे
आपको मैं लास्ट में क्वेश्चन दूंगा, इसी आज जो पढ़ा क्लास है आपको कमेंट करना हो, लास्ट मैं आपको आगे देता हूँ। तो समुद्र तल से सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन अगर माना जाए दुनिया का, तो वो है तांगबुला रेलवे स्टेशन, जो कि किंगजाओ को पड़ता है, रेलवे किंगजाओ रेलवे के अंतर्गत आता है। और पहले वो तिब्बत में था, फिर चूंकि चीन का एक जन है, तो विश्व का जो समुद्र तट से सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है वो चीन का है, और नाम है तांगबुला रेलवे स्टेशन। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो समुद्र तल से 5,068 मीटर ऊंची है। अगर फीट में बात की जाए तो 16,627 फीट ऊंची है, 16,627 फीट ऊंची है। और अगर मीटर की बात की जाए तो 5,068 मीटर ऊंची है। फिर भारत की अगर सबसे ऊंची रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो भूम रेलवे स्टेशन है, और इसे जॉय ट्रेन या टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी इंजॉयफुल ट्रिप होता है, और ये लगभग 88 किलोमीटर का सफर तय करती है। 88 में इसको स्टार्ट किया गया था, और ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, और इसकी ऊंचाई जो है 2258 मीटर, यानी कि लगभग 7407 फीट है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टॉय टॉय ट्रेन के लिए प्रसिद्ध है। इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है 5 दिसंबर 1999। यानी कि ये जो हमारा अब तक सबसे ऊंचा स्टेशन है, इसको वैश्विक धरोहर घोषित कर दिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ स्टेशन नहीं है, सिर्फ रेलवे नहीं है, ये प्राकृतिक की गोद में प्रकृति के लिए बनाया गया एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जहाँ जॉय भी यानी कि मस्ती भी जबरदस्त। फिर आगे बढ़ते हैं, तो बोकारो का कोस्टल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको मिनी इंडिया भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत का उद्योगों का शहर ये है। और वन संपदा में बात की जाए तो यहाँ पे साल, सागवान, महुआ, बांस और पलाश के पेड़ मिलते हैं। तो प्रमुख उद्योग की बात की जाए तो यहाँ पे इस्पात उद्योग भी है, ऊर्जा उद्योग भी है, और सीमेंट और मशीन भी उद्योग भी। तो आपसे क्वेश्चन होगा कि आप दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन है, और भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन है। अब हम आग्रह करेंगे प्रिया जी से क्यों आए, और बोकारो के बारे में हमारे दर्शकों से, हमारे विद्यार्थियों से कम 50 MCQ पूछ। प्रिया जी। तो बोकारो से लेके चलते हैं 50 MCQ। यूपीएससी, एसएससी, जेपीएससी, रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि बोकारो जिला किस राज्य में स्थित है। सेकेंड है कि बोकारो जिला कब स्थापित हुआ। बोकारो पहले किस जिले का हिस्सा हुआ था। बोकारो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट किस कंपनी के अधीन है। बोकारो को किस नाम से जाना जाता है। बोकारो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बोकारो में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। 9 है कि तेनूघाट डैम किस नदी पर बना हुआ है। 10 है बोकारो का मुख्यालय कहाँ है। 11 है कि बोकारो जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान ये कहाँ पे स्थित है। 13 है कि बोकारो जिले का प्रमुख भाषा कौन सा है। बोकारो में कौन सा प्रमुख जनजातीय पर्व मनाया जाता है। बोकारो के प्रसिद्ध डैम का नाम क्या है। 15वां क्वेश्चन, बोकारो में प्रमुख खनिज कौन सा है। 16। 17 बोकारो जिलों का किस प्रमंडल में आता है। बोकारो जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। 18 है कि बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किस दशक में हुआ था। 19 है कि बोकारो जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। 20 है कि लुगुबुरु किस समुदाय का पवित्र स्थल है। बोकारो जिले का प्रमुख फसल क्या है। क्वेश्चन नंबर 21। 22 से बोकारो जिले में कौन सा उद्योग सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 23 है बोकारो किस राज्य के गठन के बाद झारखंड का हिस्सा बना। यानी बोकारो है किस राज्य का गठन के बाद झारखंड का हिस्सा बना। बोकारो में प्रसिद्ध चिड़ियाघर है वो कहाँ पे स्थित है। बोकारो के पास कौन सा ताप विद्युत परियोजना प्रसिद्ध है। बोकारो जिले का प्रमुख जनजाति कौन सी थी। बोकारो जिले का शहरी क्षेत्र कौन सा है। बोकारो जिले का जो शहरी क्षेत्र है वो कौन है। बोकारो जिले में कौन सा राष्ट्रीयकृत उद्योग स्थित है। बोकारो का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है।
बोकारो जिले में कौन सा बांध जो कि पर्यटन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, यानी बोकारो की जो जिले का है उसमें कौन सा पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बोकारो की जलवायु कैसी है, बोकारो में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुआ, बोकारो जिले का प्रमुख बाजार कौन सा है, बोकारो जिले का प्रमुख ऊर्जा परियोजना कौन सी है, बोकारो जिले में उसकी जो प्रमुख जनजातियां भाषा कौन सी है, बोकारो में प्रमुख खेल कौन सा है, बोकारो का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है, बोकारो जिले का प्रमुख अनुमंडल कौन सा है, बोकारो जिले का सीमा किस राज्य से लगती है, बोकारो जिले का प्रसिद्ध पार्क कौन सा है, बोकारो स्टील प्लांट का उद्घाटन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, बोकारो में कौन सा बांध सिंचाई के लिए प्रयुक्त माना जाता है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।